आज की इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे चार बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां अमेरिका के इजराइल में राजदूत के बयान से मिडल ईस्ट में विवाद खड़ा हो गया है। ईरान की यूनिवर्सिटियों में फिर से सरकार विरोधी प्रदर्शन भड़क उठे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने आईएसआईएस से जुड़े परिवारों की वापसी पर सख्त रुख दिखाया है और पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमलों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। अमेरिका के इजराइल में राजदूत माइक हकाबी के एक बयान ने पूरे मिडल ईस्ट में एक नई बहस और नाराज़गी पैदा कर दी है, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि अगर इजराइल बाइबल में बताए गए इलाकों पर पूरा अधिकार कर ले तो भी उन्हें आपत्ति नहीं होगी। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि आज स्थिति में ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। ये इंटरव्यू टकर कार्लसन के साथ हुए, जिसमें बाइबल की किताब जेनेसिस का जिक्र करते हुए पूछा गया कि क्या आधुनिक इजराइल को उन जमीनों पर हक है जिन्हें ईश्वर ने अब्राहम को देने का वादा किया था, और जो इलाका फरात नदी से लेकर नील नदी तक फैला हुआ बताया जाता है। यानी मिडल ईस्ट का बड़ा हिस्सा हकाबी, जो एक ईसाई धर्म प्रचारक पृष्ठभूमि से आते हैं और लंबे समय से इजराइल और वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों के समर्थक रहे हैं, उन्होंने कहा कि इजराइल आज जॉर्डन, सीरिया या इराक पर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वह सिर्फ अपनी मौजूदा जमीन पर शांति और सुरक्षा चाहता है। लेकिन उनके इस बयान पर फिलिस्तीन, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान समेत कई देशों ने मिलकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इस तरह की बातें खतरनाक और भड़काऊ हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर खुला उल्लंघन है और इससे क्षेत्र की शांति और स्थिरता को गंभीर खतरा हो सकता है। इन देशों का मानना है कि 1967 की जंग के बाद जिन इलाकों पर इजराइल ने कब्जा किया वहां बनी बस्तियां अवैध हैं, जबकि इजराइल ऐतिहासिक और धार्मिक आधार पर अपने दावे को सही ठहराता है। अमेरिका के दूतावास के प्रवक्ता ने बाद में सफाई दी कि हकाबी की टिप्पणी अमेरिकी नीति में किसी बदलाव का संकेत नहीं है और अमेरिका की आर्थिक नीति वही है जो पहले थी। साथ ही उन्होंने कहा कि हकाबी के पूरे बयान से साफ है कि इजराइल अपनी मौजूदा सीमाओं को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है। फिलहाल इजरायली अधिकारियों की तरफ से इस इंटरव्यू या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर कोई सीधा बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये मामला एक बार फिर दिखाता है कि धर्म, इतिहास और राजनीति जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो मिडल ईस्ट की सियासत कितनी तेजी से संवेदनशील और विवादित हो जाती है। दूसरी तरफ ईरान में नए सेमेस्टर की शुरुआत के साथ ही कई यूनिवर्सिटियों में छात्रों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं और कुछ जगहों पर उनकी झड़प सरकार समर्थक समूह से भी हुई है। ये प्रदर्शन उन लोगों की याद में रखे जाने वाले 40वें दिन के कार्यक्रमों के साथ हुए जिनकी पिछले महीने सुरक्षा बलों की गोलीबारी और कार्रवाई में मौत हो गई थी, जिसे 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी के बाद का सबसे बड़ा घरेलू अशांति का दौर माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में छात्रों की लंबी कतारें दिखाई दी, जो देश के सर्वोच्च नेता हयातुल्लाह अली खामेनी के खिलाफ नारे लगा रहे थे और उन्हें हत्यारा नेता बता रहे थे। साथ ही कुछ प्रदर्शनकारी अपदस्थ शाह के निर्वासित बेटे रजा पहलवी को नया शासक बनाने की मांग भी कर रहे थे। सरकारी समाचार एजेंसी ने ऐसी वीडियो क्लिप चलाई जिसमें दावा किया गया कि प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंक कर छात्र स्वयंसेवी बसीज मिलिशिया के सदस्यों को घायल किया है। ये बसीज समूह अक्सर सुरक्षा बलों की मदद करता है और विरोध प्रदर्शनों को दबाने में शामिल रहता है। तेहरान की बहेश्ती और अमीर कबीर यूनिवर्सिटी के साथ साथ उत्तर पूर्व के मशहद विश्वविद्यालय में भी विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आई हैं। पश्चिमी शहर अब्दानान में, जो पहले से ही प्रदर्शन का केंद्र रहा है, वहाँ एक शिक्षक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने सड़कों पर उतरकर खामनेई मुर्दाबाद और तानाशाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। इन घटनाओं से साफ है कि देश के अलग अलग हिस्सों में असंतोष अभी भी जारी है और विश्वविद्यालय एक बार फिर विरोध की बड़ी जगह बनते दिखाई दे रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की केंद्र वामपंथी सरकार ने रविवार को स्थानीय मीडिया की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था
कि सरकार सीरिया के एक कैंप में बंद संदिग्ध ISIS के लड़ाकों के परिवारों को वापस ऑस्ट्रेलिया लाने की तैयारी कर रही है। खबर के मुताबिक 34 महिलाएं और बच्चे उत्तरी सीरिया के कैंप से रिहा किए गए थे, लेकिन तकनीकी कारणों से उन्हें फिर से हिरासत में लौटा दिया गया और माना यह भी जा रहा है कि यह समूह पहले दमिश्क जाएगा और बाद में ऑस्ट्रेलिया लौट सकता है। हालांकि सत्ताधारी और विपक्षी दोनों दलों के कई सांसदों ने इसका विरोध किया है। गृह मामलों के मंत्री टॉनी बर्फ ने संडे टेलीग्राफ की रिपोर्ट को गलत बताते हुए कहा कि सरकार किसी तरह की वापसी की प्रक्रिया नहीं चला रही है और न ही राज्यों के साथ इस बारे में कोई आधिकारिक तैयारी कोई बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज जो लेबर पार्टी का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने भी साफ कहा है कि उनकी सरकार इस समूहों को वापस लाने में मदद नहीं करेगी। संदिग्ध ISIS के सदस्यों के रिश्तेदारों की वापसी ऑस्ट्रेलिया में एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि हाल के समय में दक्षिणपंथी और आवर्जन विरोधी वन नेशन पार्टी, जिसकी नेता पॉलिन हॉन्सन है, उसकी लोकप्रियता बढ़ी है। इस्लामिक स्टेट, जिसे इस्लामिक स्टेट भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में एक आतंकी संगठन घोषित है और इसकी सदस्यता के लिए 25 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के पास ये अधिकार भी है कि अगर कोई दोहरी नागरिकता वाला व्यक्ति इस संगठन से जुड़ा पाया जाता है तो उसकी नागरिकता भी छीनी जा सकती है। इसलिए ये मामला कानून, सुरक्षा और राजनीति दोनों के बीच फंसा हुआ नजर आ रहा है। रविवार तड़के पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पूर्वी अफगानिस्तान में हवाई हमले किए हैं और कहा है कि उन्होंने आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया है, जबकि अफगान अधिकारियों का कहना है कि उन हमलों में आम नागरिक मारे गए हैं और उन्होंने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा है कि सीमा पार की गई इन कार्रवाइयों में पाकिस्तानी तालिबान और ISIS खुरासान से जुड़े 7 आतंकी कैंप और ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि हाल के आत्मघाती हमले, जिनमें इस्लामाबाद में हुआ हमला भी शामिल है, अफगान ज़मीन से योजना बनाकर अंजाम किए गए थे। पाकिस्तान के गृह मंत्री तलाल चौधरी ने स्थानीय चैनल जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार करीब 70 आतंकवादी मारे गए हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि वे सही समय पर उचित और संतुलित जवाब देंगे। अफगान विदेश मंत्रालय ने काबुल में पाकिस्तान के राजदूत उबैद उर्द रहमान निजामाती को तलब कर विरोध सौंपा है। अफगान चैनल टेलो न्यूज़ के अनुसार ये हवाई हमले नंगरहार प्रांत के युखाई खानी, घेल और मैसूद जिले के साथ साथ कई प्रांतों में किए गए हैं और स्थानीय सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आम लोग भी उसकी झपेट में आए हैं। अफगान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारज़मी और सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि इन हमलों में कई महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं और घायल हो गए हैं। हाल के वर्षों में पाकिस्तान में उग्रवादी हिंसा बढ़ी है और इसके लिए अक्सर पाकिस्तानी तालिबान और प्रतिबंधित बलूच अलगाववादी समूहों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस्लामाबाद का आरोप है कि पाकिस्तानी तालिबान अफगानिस्तान से काम कर रहा है, जबकि काबुल में तालिबान सरकार इन आरोपों को बार बार खारिज कर रही है। पिछले अक्टूबर में कई घातक झड़पों के बाद दोनों देशों के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण रहे हैं। वहीं कतर की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम काफ़ी हद तक कायम रहा, लेकिन इस्तांबुल में हुए बातचीत किसी औपचारिक समझौते तक नहीं पहुंची। पाकिस्तान ये भी आरोप लगा रहा है कि भारत अफगान सीमा के रास्ते उसके खिलाफ आतंकी हमलों को बढ़ावा दे रहा है, जिससे नई दिल्ली सिरे से नकारता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी रविवार को इन हमलों की निंदा करते हुए कहा कि पवित्र रमज़ान के महीनों में महिलाओं और बच्चों समेत आम नागरिकों की जान गई है और भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सरकार के समर्थन को दोहराता है।